गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो हिस्ट्री का चैप्टर है विद्रोही और राज, जो 1857 की क्रांति के बारे में जो पढ़ना है विशेष रूप से, उसका हम लोग पिछले क्लास में हाफ पार्ट को कवर कर लिए थे। आज हम लोग का ये जो आधुनिक भारत इतिहास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका सेकेंड वीडियो हमारे बीच आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, इस पर पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे इसको। आप लोग जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन जो 12 से रिलेटेड स्टूडेंट है वो क्या करिए, ग्लोबल स्टडीज लाइव हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके प्लेलिस्ट में आपको 8 सेक्शन का बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ है। अभी आपको एमसीक्यू भी डाला गया है। आने वाला समय में क्या होगा, आपको उसका जो एमसीक्यू और भी एमसीक्यू दिया जाएगा, जो वीवीआई होगा, काफ़ी अति लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, लघु उतरिए, जितने भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट का भी आपको अभ्यास कराया जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और आपके पास केवल अंक ही नहीं हो, एक अच्छा खासा मेरिट भी हो। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर क्या करें, आप क्या करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या कर जाइए, जुड़ जाइए। इससे जुड़ने से आपका बहुत फायदा है ना। इस नंबर पर जुड़ने से क्या है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन किया जाता है। पर डे का जो क्या रूटीन है, आपको क्या कैसे क्या पढ़ना है, वो चीज़ आपको भेजा जाता है। और इसके हेल्प से क्या होते हैं, आप बढ़िया से तैयारी हो जाएगा, समय से पहले तैयारी और रिवीजन दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पिछले क्लास में बहुत सारा चीज़ देखे थे, जिसमें ये देखे थे कि 1857 का जो क्रांति था उसके मूल रूप से थे, उसका और क्या क्या कारण थे। हम लोगों ने देखा था, सामाजिक कारण देखा था, आर्थिक कारण देखा था, धार्मिक कारण देखा था, उसके बाद सैनिक कारण को देखा था, उसका तत्कालीन जो कारण था उसको देखा था। ये सब चीज़ बहुत सारे टॉपिकों को हम लोगों ने क्या किया था, समझा था। तो 1857 के विद्रोह का जो भी कारण था वो सब के सब क्या है, हम लोग पिछले क्लास में रिवीजन किए थे, और वो टॉपिक काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना। तो कारण वाला तो टॉपिक पार्ट 1 में हो चुका है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कि हर जगह, एक जगह से दूसरे जगह तक जो मैटर को फैलाया जा रहा था, बताया जा रहा था, आखिर वो उसका साधन क्या था, इस तरीके से एक जगह से दूसरे, क्योंकि अभी के समय का टेक्निकल युग वो बिल्कुल नहीं था, वो 1857 के समय की बात है। तो बिल्कुल उस समय टेक्नोलॉजी था ही नहीं, जो भी मैनुअली चीज़ जो था और अपने दिमाग लगा करके काफ़ी परिश्रम लोग क्या कर रहे थे, एक छावनी से दूसरे छावनी, और या आप कह लीजिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लोग क्या करते थे, मैसेज पहुंचाने का काम करते थे। वो काफ़ी कठिन रहा होगा उस समय। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी कि जो विद्रोह है, जो विद्रोह के दौरान जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके संचार के तरीके क्या क्या थे, किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज दे रहा था, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक वो मैसेज पहुंचाने का काम किया जा रहा था। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो जो विद्रोह हुआ था उसके पहले विद्रोह के पहले और विद्रोह के दौरान जो था, विभिन्न रेजिमेंटों के सिपाही के बीच में क्या था, संचार के सबूत मिले हैं कि जो विद्रोह जो चल रहा था 1857 के विद्रोह से पहले भी, जो अलग अलग रेजिमेंट थे, रेजिमेंट जो बटालियन के रेजिमेंट होते हैं डिफेंस के, उनके बीच में कुछ ऐसा सबूत पाया गया कि उनके बीच में संवाद का कुछ गोपनीय तरीके से संवाद का काम चल रहा था। उनके दूत जो थे, एक दूत बनते थे, एक पुलिस स्टेशन से क्या करते थे, दूसरे स्टेशन पर चले जाते थे और जाकर के लोगों को क्या करते थे, मैसेज को देते थे। ठीक है। कुछ ने कहा है कि पंचायतें थी, क्या थी, पंचायतें थी, लोग का जुटा हुआ चीज जो होता है ना, जो लोग जुट करके कुछ डिसीजन लेते हैं, और प्रत्येक रेजिमेंट से निकले देसी अधिकारियों से बनी थी। और जितने भी जो रेजिमेंट से जो निकले थे, जो देसी अधिकारी थे, जो भारतीय जो अधिकारी थे, वो सब क्या करते, इसके बारे में डिसीजन लेते थे और गाइडलाइन का काम करते थे। ठीक है। इन पंचायतों द्वारा सामूहिक रूप से कुछ निर्णय लिए गए। ये जो इतिहास के कुछ जो साक्ष्य है उसके द्वारा इन बातों को बताया जा रहा है। सिपाहियों ने एक आम जीवन शैली को साझा की, और उनमें क्या किया, उनमें कई एक जैसे आम जीवन को साझा किया, और उनमें बहुत सारे क्या थे, वो एक ही जाति से आते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ बैठ करके क्या किया, अपना विद्रोह किया। पहले तो जाति भी बहुत ज़्यादा ही था, भेदभाव ये सब, तो लगभग देखा गया कि सब कैसे थे, एक ही जाति के थे, और एक साथ बैठ करके वो लोग करते थे अपने विचार को, और जो आइडिया था उसको साझा करते थे, उस पर विचार विमर्श करते थे। अब नेता और अनुयायी के बारे में, नेता और अनुयायी कहने का तो जो लीडरशिप कौन कर रहा था और उसके जो फॉलोअर थे वो लोग, 1857 की क्रांति का जो लीडिंग कर रहे थे वो लोग, और उनके जो फॉलो करने वाले जो लोग थे वो किस टाइप थे, देखिए।
तो क्या किया कि जब दिल्ली में अंग्रेज के जो पैर उखड़ गया जो है ना, कहने का मतलब कि लड़ाई इतना भयंकर हुआ कि दिल्ली के एरिया से अंग्रेजों को क्या कर दिया गया, हटाया गया। कहा जाता है कि 1857 का क्रांति ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन तो था भी, अगर ये क्षेत्र बाई क्षेत्र नहीं हुआ होता, इकट्ठी और बहुत सुसंगठित तरीके से होता, इसका मैनेजमेंट होता, तो अंग्रेज उसी समय क्या होते, इंग्लैंड वापस चले गए होते, हमारा भारत देश 1857 के समय ही आज़ाद हो गया होता। जो 90 साल के बाद जो आज़ादी मिली, तब हमारा भारत देश और भी ज़्यादा समृद्ध होता। जो आज़ादी के समय जो जर्जर स्थिति में भारत मिला था, उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली होता। ठीक है, जब अंग्रेजों के पैर दिल्ली से क्या हो गए, उखड़ गए, मीन्स अंग्रेज यहाँ से हट गए, तो एक हफ्ता तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, एकदम शांति तरीके से, क्योंकि अंग्रेज कुछ कर ही नहीं रहे थे, उस एरिया में कोई विद्रोह नहीं हुआ। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और वे कहाँ, दिल्ली में किए, कानपुर किए, लखनऊ, ऐसे जितने जो मुख्य बिंदु थे वो सारे के सारे टुकड़ियों क्या किए, आपस में निकल पड़े सैनिक विद्रोह के रूप में। सैनिक विद्रोह इसको कहा भी जाता है ना, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। अब वो कहा गया कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे, कौन थे, नाना साहब थे। क्या नाम था, नाना साहब, जो कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने ऐलान कर दिया, क्या ऐलान कर दिया, कि वह बहादुर शाह जफर के तहत क्या है, गवर्नर है। मतलब वो कानपुर के गवर्नर जो बन गए, वो किसके अंतर्गत बन गए, नाना बहादुर शाह जफर के अंतर्गत में बन गए। बहादुर शाह जफर के द्वारा उनको गवर्नर वहां का कानपुर का नियुक्त किया गया है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए थे, लखनऊ के जो नवाब थे वो कौन से गद्दी से हटा दिए, वाजिद अली शाह को हटा दिए गए थे। उनके बेटे विरजीश जो थे, वो क्या किया, अपने आप को नया नवाब घोषित कर दिया, अपने आप को नया नवाब घोषित कर दिया। और विरजीश केंद्र ने भी क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। क्या कर लिया, अपना बादशाह मान लिया, ये बादशाह है, और क्या किए, इनके द्वारा हम क्या किए, अपना गद्दी को संभाल रहे हैं। उनकी माँ थी, जो ये बोला जाता है ना, नवाब जो वाजिद अली शाह, इन्हीं की जो वाइफ थी वो कौन थी, बेगम हजरत महल, जो कहा जाता है ब्रिटिश केंद्र का जो माँ थी वो कौन थी, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के क्या किए, विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल जहाँ से लड़ाई लड़ी थी वो कौन सा जगह था, तो लखनऊ था। वो कहाँ से उनका संबंध है, लखनऊ से संबंध है। ठीक है, नाना साहब का कहाँ से संबंध है, नाना साहब का संबंध कानपुर से है। झांसी का देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह में क्या किए, सिपाहियों के साथ जा मिले, और उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों पर भारी चुनौती दी। देखिए एक यहाँ और भी एक आया कि तात्या टोपे जो थे वो कौन थे, तो नाना साहब के क्या थे, सेनापति थे। नाना साहब के क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, और ये तात्या टोपे के साथ किसने लड़ाई किया था अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति में, तो वो किए थे रानी लक्ष्मीबाई किए थे। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, विद्रोहियों टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या क्या थी, बहुत ही कम थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया कि हम लोग काफी तकलीफ में, हम लोग काफी भयभीत हैं, यहाँ पूरा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो चुका है भारत में, और बोला विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से क्या कर गए, थक गए हैं। मतलब अंग्रेज पूरा घुटने टेकने के कार पे आ चुका था, और एक एक गांव हमारे क्या है, खिलाफ है। ये टेलीग्राम करके इंग्लैंड भेजा गया। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे नेता भी क्या हो गए, सामने उभर के आ गए। ठीक है, ये कौन भेजा था, ये भेजा था लेफ्टिनेंट कर्नल जो था, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर अपने कमांडर इन चीफ को किसको भेजा, टेलीग्राम करके भेजा था। ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा गया था। दूसरी बात आगे हम लोग देखते हैं, क्या था कि उदाहरण के लिए फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला शाह, क्या उनका नाम है, अहमदुल्ला शाह, उन्हें भविष्यवाणी की थी कि इस तरीके से ऐसा रहा तो अंग्रेज बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, हमारे वतन से वापस चले जाएंगे। ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अफवाह और भविष्यवाणी भी बहुत सारा 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। 1857 की क्रांति से जुड़े हुए, जैसा कि हम लोग पढ़े भी थे कि जो गाय और सुअर की चर्बी, जो इनफिल राइफल के लिए जो बुलेट बना था, उसके कारतूस को दांत से छीलकर जो बुलेट उसमें भरा जाता था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ अफवाह था, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये सच्चाई था। तो इन सब चीज़ों के लेकर के कुछ होता है ना, हम लोग भविष्यवाणी करके देखते हैं, मन में सोचते हैं, उसके तौर तरीका से काम करते हैं। तो ये सब भी काफ़ी रोल प्ले किया था 1857 की क्रांति में, जैसा कि हमें साक्ष्य के द्वारा कुछ बताया जा रहा है, इतिहासकारों के द्वारा बताया जा रहा है। मेरठ से दिल्ली आने वाली सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर के क्या लगे हुए थे, चर्बी का लेप लगा हुआ था। सिपाहियों का इशारा इनफिल राइफल के
उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे, मतलब वर्तमान तत्कालीन समय में उसको दिया गया था। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है। अंग्रेज कहा कि नहीं, इसमें गाय और सुअर का चर्बी का लेप नहीं लगा हुआ है। लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में, जंगल में आग, जैसे जंगल में आग कैसे लगता है, फटाफट एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होता है, पूरे जंगल में आग लग जाता है, उसी तरीके से ये बात क्या हो गया, पूरा सनसनीखेज बन करके क्या हो गया, फैल गया। ठीक है। इनफील्ड जो कंस्ट्रक्शन डिपो था के कमांडर क्या थे, कैप्टन राइट नाम था। कैप्टन राइट ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि दमदम, दमदम कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। दमदम कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक जो खलासी था, जो क्या था, नीची जाति का क्या था, एक खलासी था। वो जाता है, कहना है कि वो जब रास्ते में था तो किसी ब्राह्मण के घर पे आसपास में गया, उसको प्यास लगा हुआ था, तो क्या मांगा था, पानी मांगा था। और ब्राह्मण जो है, हमारा छुआ न जाए, इसके चलते उसने पानी देने से मना कर दिया था। लोटे से जो पानी देना था वो क्या किया था, मना कर दिया था। और उसी समय कहा जाता है, ये अंग्रेज अधिकारी का कहना है कि उसी समय कहा कि कोई बात नहीं है, हम नीच जाति के हैं, तो हमारा जो है, तुम्हारा बर्तन छू जाएगा, लेकिन जल्द ही तुम्हारा जो क्या है, पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो खत्म होने वाला है। क्योंकि इनफील्ड राइफल में जो बुलेट जो भरे जाते हैं वो कहा है, उस पर गाय और सुअर के चर्बी का लेप है। ये जात बात क्या हुआ, पूरा के पूरा क्या हो गया, सनसनीखेज जैसा फैलता चला गया। ठीक है। ये अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ऐसा कुछ बताया गया। ठीक। अब बहुत कोशिश की अंग्रेज सब कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी इसे खत्म नहीं किया गया। और इस सिपाहियों में क्या हुआ, एक गहरा गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि यहाँ धार्मिक जो था वो धर्म के तहत का बात था। तो इसके चलते क्या हुआ कि लोग काफ़ी गुस्सा हो गए। और भी कुछ अफवाहें थी, देखिए अन अफवाह क्या था। तो दूसरे अफवाह में हम लोग आते हैं, दूसरे अफवाह में आते हैं। अफवाह फैलाने वालों को क्या कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि बाजार में जो आटा मिलता था, आटा मिलने में क्या किया, गाय और सुअर के जो हड्डी होता है उसको पिसवा करके आटा में मिला दिया गया था। जिसके चलते क्या हुआ कि लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, और ज़्यादा नाराज हो गए थे, और मार्केट से सामान खरीदना तक छोड़ दिए थे, है ना। मार्केट से सामान जो है वो खरीदना छोड़ दिए थे। अर्थात ये इसको याद रखिएगा, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल था, और क्या था, चपाती था। चपाती है ना, रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल का फूल था और रोटी था। गवर्नर जनरल के तौर पर जो लॉर्ड हार्डिंग था, इन्हें सामानों के आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। और उसने जिस एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया था उसमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों को विद्रोह किया गया था। जैसे इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे उस कौन सा, चिकना टाइप से था। तो चिकना टाइप से था, उसी को कहा गया, लोग का ऐसा, अंग्रेजों का ऐसा कहना है कि वो उसी को लोग गाय और सुअर का चर्बी मान लिए। देखिए अंग्रेज अपने बात को हो सकता है कवर कर रहे हैं, हो सकता है क्या, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, ये बार बार इतिहास बोल रहे हैं, तो इतना झूठा तो था नहीं। क्योंकि अंग्रेज 1857 की क्रांति के समय बहुत सारा जो भी चीज़, जो दस्तावेज बना हुआ था, जो इंडियनों के द्वारा, जो हमारे भारतीय जो लोग हैं उनके द्वारा जो कहा गया था, उसको क्या किए थे, वो नष्ट कर दिए थे। और अपना ही दस्तावेज लिखा हुआ को रख दिए, ताकि प्रीवियस जब हमारे चीज़ों के बारे में जाने, हमारा अतीत के बारे में जाने, जब ये बात खुले तो क्या हो, इनका बात इनके तहत से लोग सोचे, हमारे भारतीयों के तहत से नहीं सोचे, या कम उसके तहत सोचे। ऐसा साक्ष्य उन्होंने किया। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्या था, कैनिंग था। अब आता है अवध में विद्रोह, है ना। अवध में विद्रोह को देखिए, अवध के बारे में देखिए, कुछ एक दो जगह के विद्रोह के बारे में हम लोग देखेंगे। अवध में विद्रोह, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के साम्राज्य का वर्णन किया, और एक चेरी के रूप में कहा, एक चेरी के रूप में कहा लॉर्ड डलहौजी। किसने कहा, लॉर्ड डलहौजी। ये कहता है लॉर्ड डलहौजी कि एक दिन हमारे, इसको इस तरीके से हम बना लिए हैं कि एक दिन हमारे मुंह में समा जाएगा, मतलब हम जो अंग्रेजी हुकूमत का जो साम्राज्य है, एक दिन अवध भी क्या हो जाएगा, उसी में विलय बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1801 में अवध में शुरुआत की। धीरे धीरे अंग्रेजों के ने अवध राज्य में अधिक से क्या होगा, रुचि विकसित होने लगा। कपास और इंडिगो, इंडिगो कहने का मतलब क्या चाहिए, इंडिगो कहने का मतलब नील की खेती, नील कलर होता है ना। नील की खेती के निर्माता के रूप में, अब ऊपरी भारत के प्रमुख बाजार के रूप में भी क्या हुआ, अवध की भूमिका अंग्रेज देख रहे थे कि यहाँ पर क्या है, कपास से लेकर के क्या है, इंडिगो, नील की बहुत अच्छा पैदावार है। इस तरीके से कहा कि संपन्नशाली एरिया है, इसको क्या करना चाहिए,
जो क्षेत्र है अंग्रेजी हुकूमत का क्षेत्र, उसमें मिला लेना चाहिए। 1850 तक सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे मराठा का भूमि दुआब कहते हैं, जो दो नदियों के बीच का जो होता है ना क्षेत्र, उसको दुआब कहते हैं। फिर कर्नाटक का एरिया, बंगाल को जीत लिया गया 1850 तक, और 1856 में अवध के राजहरण में क्षेत्रीय विनाश को पूरा किया। के राजहरण के साथ क्या हुआ, एक सदी पहले शुरू हुआ था। बंगाल से एक सदी पहले, 100 वर्ष पहले जो काम शुरू हुआ था, इस वक्त को क्या किया गया, इन सब कहने का मतलब एरिया को क्या किया गया, अवध को पूर्ण रूप से 1850 तक क्या किया, मिला लिया गया। ठीक है। डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को विस्थापित कर दिया, मतलब उसको हटा दिया और कलकत्ता में निर्वासित कर दिया। कहाँ भेज दिया उसको, कलकत्ता में भेज दिया। कलकत्ता में निर्वासन के लिए निवासी माने भेज दिया, और अवध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। किस तरीके से अवध को पेश किया था, गलत तरीके से। उस पर पूरा अपना जो मनमानी है वो काम शुरू कर दिया था, क्योंकि वाजिद अली कहाँ चले गए थे उस टाइम, वाजिद अली कलकत्ता चले गए थे, कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार गलत तरीके से मनमानी करती थी। नवाब वाजिद अली एक लोकप्रिय जो शासक थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा जो मनमानी ब्रिटिश सरकार किया, इसके चलते भी लोगों को बहुत आहत पहुंचा। लोग क्या करते थे, उससे बहुत प्यार करते थे वाजिद अली से, और लोग नवाब के नुकसान के लिए क्या थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। ये भी जो है कारण बना था 1857 की क्रांति के कारण, नवाब के साथ दुर्व्यवहार के चलते। ठीक है। अब नवाब के हटने से अदालत का भी गठन हुआ, मतलब ठीक से वहाँ पर न्याय नहीं का बात नहीं कर रहा था। संस्कृति में भी गिरावट आई, और जितने जो संगीतकार थे, नर्तक थे, कवि, रसोईया, अनुचर और प्रशासनिक अधिकारी थे, सभी का क्या हुआ, आजीविका धीरे धीरे क्या होने लगा, खोने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा, उनका पेशा खत्म होने लगा। अब ये कहा जाता है, एक जो 1857 क्रांति के समय एकता की कल्पना की गई थी। किसकी कल्पना की गई थी, एकता की कल्पना की गई थी। ठीक है। तो 1857 में जो विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद के बिना समाज के सभी वर्ग को आह्वान किया जाता था कि भाई सब लोग आइए, एक साथ मिलकर जुटिए और क्या करिए। जो ये घोषणा की कि मोहम्मद और महावीर दोनों जो हैं दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान दिया। मोहम्मद और महावीर कहने का मतलब कि हिंदू मुस्लिम दोनों क्या करिए, एक साथ आइए और मिलजुल के क्या करें। इस समय हम लोग 1857 की क्रांति के समय हम अंग्रेजों से लोहा लें। ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा की गई बहुत सारी कोशिश की गई, और ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर के महीना के समय 1857 के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपया भी खर्चा करता है कि 50, ताकि कैसे भी क्या हो, हिंदू मुस्लिम क्या हो लड़ जाए। वो हिंदू को भड़काया ताकि मुसलमानों के प्रति क्या हो, भड़क जाए और आपस में दोनों लड़ना शुरू कर दे, ताकि क्या हो, हम फिर से राज स्थापित कर ले। लेकिन ये क्या हो गया, ये नाकामयाब हो गया। बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले शकल ले लेता है जिनको अंग्रेजों के हिमायती राज या जनता का उत्पीड़न समझा जाता था। जैसे जो एरिया में, वैसे भी एरिया में दंगा हुए, वैसे एरिया में विद्रोह हुआ जहाँ पे क्या था, जहाँ के लोग अंग्रेजों के क्या थे, हिमायती बने हुए थे। उन लोगों तक भी लोगों ने क्या किया, विद्रोह करने का काम किया। बहुत सारे स्थान पर जो अंग्रेज हैं, बहुत सारे स्थान पर अंग्रेजों के कई बार विद्रोही शहर के सम्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। जो विद्रोही जो शहर थे, है ना, कई बार जो विद्रोही थे, शहर के जो सम्रांत है लोग हैं, उनको क्या करते थे, जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गाँव में उन्होंने सूदखोरों की जो बही खाते को क्या किए, जला दिए, उनके घर बार तोड़ दिए। इससे पता चलता है कि वो ऊंच नीच को क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। ऊंच नीच को क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। अब अंग्रेजों द्वारा दमन की कैसे 1857 की क्रांति को अंग्रेज क्या किए थे, उसको रोके, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। अब उत्तर भारत को जोड़ने के लिए क्या किया, ब्रिटिश क्या किया कि कानून का व्यवस्था किया, जिसमें कानून के एक श्रृंखला सीरीज को पारित किया, और उत्तर भारत को मार्शल लॉ के तहत रखा गया। मतलब एकदम जो आर्मी है उसके रखा गया, तैयारी करना शुरू कर दिया, ताकि अगर यहाँ पर हम नॉर्मल हुए, अंग्रेजों का सोच हुआ कि अगर यहाँ नॉर्मल हुए तो क्या होगा, हमारे हाथ से भारत निकल जाएगा और हमको वापस इंग्लैंड जाना पड़ जाएगा। तो किस अंडर में रखा गया था भारत को, मार्शल लॉ के अंडर में रखा गया था। और ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश से सुदृढ़ीकरण लाया गया, और क्या किया, जो ये सरकार थी ब्रिटेन से, इसको फिर से क्या लाया गया, सुदृढ़ीकरण, मतलब सुधार के लाया गया, किस तरीके से क्या करें हम भारतीयों पर अपना फिर से प्रभुत्व जमा ले। और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए क्या किया, दोहरी रणनीति की व्यवस्था की, और सितंबर के अंत में ही दिल्ली पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। सितंबर के अंत तक क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया, सितंबर 1857 के तक।
नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश सरकार को अवध में बहुत कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उन्हें विशाल पैमाने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से जनता बिल्कुल जागरूक धीरे धीरे होती जा रही थी, जिस तरह से विद्रोह होना शुरू हो गया था, बहुत ही चीज जो था ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए जो था बहुत ही अधिक क्या करा, ब्रिटिश सरकार को बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ा, सैन्य शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अवध में उन्होंने जमींदारों और किसानों के बीच में क्या किया, एकता को तोड़ने का कोशिश किया, ताकि वे जमीन वापस जमींदारों को दे सके। और विद्रोही जमींदारों को खदेड़ दिया गया। विद्रोही को द्वारा क्या किया, जमींदारों को खदेड़ दिया जाता है और लॉयल को पुरस्कार दिया गया। किसको, लॉयल को क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया। कला और साहित्य के माध्यम से विद्रोह का विवरण क्या था वो देखिए। कला और साहित्य के माध्यम से, है ना, कुछ जो बात लिखा गया था या आर्ट के तहत में पिक्चर उक्चर बना के भी इस साहित्य का कैसा क्या था वो देखिए। विद्रोही दृष्टिकोण पर बहुत कम रिकॉर्ड है। जो विद्रोह जो हुआ उस पर जो रिकॉर्ड है, क्योंकि अंग्रेज उसको क्या किए थे, धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिए थे उसको, क्योंकि कभी ऐसा वेरिफिकेशन हो या कुछ हो, उधर से इंग्लैंड से ही फरमाना है, तो यहाँ के जो लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उसके लिए कोई खास सबूत नहीं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जीत हो, इस तरीके से बात हो। लगभग 1857 के विद्रोह के अधिकांश कथन अधिकारी खाते से क्या किए गए थे, प्राप्त किए गए थे, है ना। अधिकारी खाते, अधिकारी के जो ऑफिशियल है, जो ऑफिसर्स हैं, उनके खाते से मिला था। और जो विद्रोह के दृष्टिकोण का चीज था वो धीरे धीरे क्या किया गया, उसको नष्ट किया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों को स्पष्ट रूप से डायरी, आत्मकथा और जितने भी जो इतिहास का जो आधिकारिक इतिहास और रिपोर्ट था, इन सब संस्करण को क्या कर दिया गया, अपना संस्करण इस पर छोड़ दिया। ब्रिटिश समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित विद्रोहों में कहानियों में विद्रोहियों की हिंसा के बारे में विस्तार से बताया गया, और इन कहानियों में सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया गया और प्रतिशोध और बदले की मांग को उकसाया गया। ब्रिटिश के जो समाचार पत्र छपे थे और या पत्रिकाएं थी, उसमें क्या किया लोग, जो प्रकाशित जो भी बात था वो विद्रोह के प्रति क्या था, उसमें कहानी को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखा गया कि लोग काफी क्या है, हिंसक है, ये समाज को सही से नहीं रहने दिए जाते, समाज में शांति कायम नहीं होने देना चाहते हैं, इस तरीके के बात को वहां पर लिखा गया। कहाँ पे लिखा गया, ब्रिटिश में लिखा गया। ब्रिटिश और भारतीयों द्वारा निर्मित जो भी पेंटिंग था, ईचिंग था, पोस्टर, कार्टून, बाजार, प्रिंट, ये सब विद्रोह के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते थे कि विद्रोही जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो किस तरीके का विद्रोह था। विद्रोह के दौरान विभिन्न घटनाओं के लिए विभिन्न चित्रों की पेशकश के लिए ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा कई चित्र बनाए गए थे। इन छवियों ने विभिन्न भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के श्रृंखला को क्या किया, उकसाया। अब जो प्रिंट बनाया गया वह किसके साथ बनाया गया, वो किसको फेवरेबल दिखा रहा था, किसको अनफेवरेबल दिखा रहा था, ये भी बात का माना जाता है। तो इंग्लैंड में कहा जाता है जो बनाया गया वो सब क्या, विद्रोही के लिए मतलब एक अशांति व्यवस्था के रूप में बनाया गया और अंग्रेजों के लिए अच्छे तौर तरीका उसमें दिखाया गया था। 1859 में थॉमसन जोन्स वाकर द्वारा चित्रित लखनऊ की राहत जैसी पेंटिंग ब्रिटिश नायकों को याद दिलाती है। किसको याद दिलाती है, ब्रिटिश नायकों को याद दिलाती है, जिन्होंने अंग्रेजी को बचाया। मतलब वो तोड़ मरोड़ के इस चीज को लिखे कि विद्रोही जो है वो क्या कर रहा था, अशांति फैला रहा है, और जो ब्रिटिश है वो इसमें शांति फैलाना और बढ़िया जो भागीदारी समाज में निभा रहे हैं। और विद्रोही को क्या किए थे, ये दमन किए थे। ये कौन लिखा था, थॉमस जोन्स वाकर लिखा था, थॉमस जोन्स वाकर लिखा था। अब होता है कि अंग्रेजी महिलाओं और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा थी वो कैसा थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी महिलाओं तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, ठीक। समाचार पत्र की रिपोर्ट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से प्रभावित घटनाओं की भावना और दृष्टिकोण को आकार देती है। ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिशोध के लिए सार्वजनिक मांगे थी। अब देखिए ब्रिटेन में किस टाइप से था, यहाँ पर दिखाया गया कि जो इंडिया में जिस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार की महिलाओं जो है उसको कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा। कलाकारों ने आघात और पीड़ा के अपने दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन भावनाओं को व्यक्त किया। 1900 जो भी कलाकार थे वो सब आघात और पीड़ा में अपने दृश्य में अपने नाटक बना करके उन्होंने इस तरीके से बताया कि प्रति जो भावना है, गलत भावना है, उसको ये व्यक्त किया। किस तरीके का भावना विद्रोहियों के द्वारा दिया गया था उसको व्यक्त करने का कोशिश किया गया। 1859 में जोसेफ नोएडल पाटन द्वारा चित्रित इन मेमोरियल में उस चिंताजनक क्षण को चित्रित किया गया
जिसमें महिलाएं और बच्चे असहाय थे और निर्दोष व्यक्ति उस घेरे में गिर जाते हैं। प्रतीत होता है कि वे अपरिहार्य अपमान, हिंसा और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से दिखाया गया कि जो अंग्रेजी बच्चे हैं या अंग्रेजी जो महिलाएं हैं वो सब क्या है, बहुत ही ज्यादा कष्ट में 1857 की क्रांति के समय में है। और चित्रकला कल्पना को बढ़ाती है कि क्रोध और रोष को भड़काने की कोशिश करती है, और ये पेंटिंग विद्रोहियों को हिंसक और क्रूर के रूप में दर्शाती है। मतलब होता अत्याचार इंडिया में है, इंडिया की महिलाएं परेशान हो रही थी, इंडिया के लोग परेशान हो रहे थे, और इंडिया के बच्चे तबाह थे, और पेंटिंग द्वारा वहाँ पर दिखाया जाता है अंग्रेजी जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे यहाँ पर जो रह रहे थे उनके बारे में ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत में उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का यही टॉपिक था इसका, जो हम लोगों ने टॉपिक को क्या किया, अच्छे से रिवाइज किया है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे इसका क्या करेंगे, ये टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। फिर जो अति लघुतरीय प्रश्न है, अति लघुतरीय प्रश्न होगा उसको देखेंगे। उसके बाद लघुतरीय प्रश्न को देखेंगे, फिर क्या करेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, है ना। जो भी बोर्ड का जो क्वेश्चन आएगा उस सबको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। और हम लोग साथ ही साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट का तैयारी भी करेंगे। किसका, प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारा, इससे बाहर बोर्ड में एग्जामिनेशन में कहीं से क्वेश्चन नहीं आना है। आपको जो 100 जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एमसीक्यू, उसमें कितना बनाना क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन बनाना होता है। आपको बता दें कि 100 में करीब जो है ना 90 से 95 क्वेश्चन आपको क्या होता रहेगा, आता रहेगा। उसमें 50 बढ़िया वाला क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ फिर से आपको 100 जो अंक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये लघुतरीय हो गया, अति लघुतरीय हो गया और दीर्घोत्तरीय मिला करके जो होगा, इसमें से भी आपको 50 अंक का कंप्लीट कराना है। तो सेम ऐसे ही होगा कि आपके पास ये 100 अंक का पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो 90 से 95 मार्क्स का आपको अच्छे से आता रहेगा। यहाँ हम लोग पूरा 100 के 100 देंगे, लेकिन आप पढ़ के जाते हैं तो कुछ चीज़ को भूलते भी हैं, उस हिसाब से हमने बताया आपको। इसलिए आप लोग क्या करिए, आराम से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और मज़े से तैयारी करिए। जो आपको एक बता दे रहे हैं हम, यहाँ पे है ना, इसको क्या करना है आपको अच्छे से, इसके साथ क्या करिए, जुड़ जाइए। ग्लोबल स्टडीज़ हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प कर रही है, और इसमें आपका ये दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पर आप जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ जाने से क्या होगा बेनिफिट, कि आपको तैयारी कैसे करना है, किस टाइप से करना है, वो आपको मिलता जाएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, इस पर इस तरीके का आपको लोगो मिल जाएंगे। उसको क्या करना है, आपको अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करके क्या करना है, सारा चीज़ को बढ़िया से देखिए, रिवाइज करिए और क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। मिलते हैं हम लोग इस टॉपिक का जो एमसीक्यू है उसको लेकर के। थैंक यू सो मच क्लास। तब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और एमसीक्यू और साथ ही साथ आगे का भी बहुत सारा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।